अभी हाल ही में 10 अगस्त को डॉक्टर अरविंद शर्मा के टिकट घोषणा कार्यक्रम में सादाबाद में आकाश आनंद अपना संबोधन करने पहुंचे और जो उन्होंने वहां भाषण दिया उसके बाद यूपी की राजनीति में कई दिनों तक हलचल मचती रही। लोग अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं तो कि अब आकाश आनंद दोबारा कब नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार, आप देख रहे हैं डियर हिंदी। हम लोग मौजूद थे सादाबाद में कवर करने के लिए। बेहद गर्मी थी, गांव का इलाका था, खेतों के बीच में एक बहुत ही बड़ा बैंक्वेट हॉल था, उत्सव गार्डन उसका नाम था। और जो जनता चारों तरफ से वहां उमड़ के आई, चारों तरफ के पतले रास्ते जो हैं वो जाम लग गया, गाड़ियां फंस गईं चारों तरफ से। आकाश आनंद का जो संबोधन था उसने यूपी की राजनीति में कुछ ऐसी हलचल मचाई कि अगले 4-5 दिनों तक टीवी इसी की चर्चा करती रही। असल में आकाश आनंद का जो भाषण था वो बहुत ही जबरदस्त भाषण था, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली भी, यानी कि वो एक सवा घंटे का भाषण था, बड़ा भाषण था और उसमें इतने मुद्दे थे, इतने पॉइंट थे कि वो हर एक पॉइंट चर्चा में बना रहा। तो जिसने भी वो भाषण प्रिपेयर किया था, जिसने भी वो स्क्रिप्ट प्रिपेयर की थी, उसकी रिसर्च बहुत शानदार थी और उसको स्पोकन फॉर्मेट जो होता है, खास तौर से जो पॉलिटिकल भाषण होते हैं, उसकी पूरी समझ थी। क्योंकि मीडिया को चाहिए ग्रैब करने के लिए वन लाइनर्स, आपको जुमले चाहिए, वो वाले जुमले नहीं जो अमित शाह ने बताए थे, बल्कि भाषण के वो जुमले, वो फ्रेजेस जो कि हेडलाइन बनते हैं। जैसे कि आकाश आनंद ने E20 एथेनॉल का मुद्दा, उसका जिक्र करते करते उसे गन्ने का रस बता दिया, तो पूरा वहाँ पंडाल था, उसमें तालियां बज गई, कोलाहल हो गया, सबको समझ में आ गया इथेनॉल का मुद्दा बहुत ही सक्रिय मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, और आकाश जी ने उसको उठा दिया। तो कुल मिला के वो आकाश आनंद की सभा जो है वो महासफल रही। उसने परेशान किया, विपक्ष को विचलित किया, राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव को अंकल बोल दिया आकाश आनंद ने। और इस पे चर्चा होती रही, टीवी की मीडिया इसके ऊपर डिबेट करता रहा, बहुत सारी खबरें बनी। और यहाँ तक नहीं, उत्तर प्रदेश में जो यूपी पुलिस जो है उसको भी गुंडा राज बोल दिया, यानी कि जो पुलिस का राज है उसे गुंडा राज कहा। हाईवेज की जर्जर हालत की बात की, हिंदू मुस्लिम राजनीति, जो सांप्रदायिकता की राजनीति है उसकी बात की, साथ ही हाईवेज की बात की, किस तरह से जो बसपा कार्यकाल में हाईवेज थे। तो कुल मिला के उस पूरे भाषण के अंदर मुद्दे भी थे, विपक्ष के ऊपर अच्छा कटाक्ष भी था, और आकाश आनंद की जो भाषण शैली है वो भी बहुत ज़्यादा निखर चुकी है और वो बहुत ही अच्छे भाषण अब देने लग गए हैं। और ख़ास बात ये रही कि वो भाषण लिख के नहीं लाए थे, उनके पास पॉइंटर्स मौजूद थे। जो टैब वो यूज़ करते हैं उसमें उनके पास पॉइंटर्स हैं, वो पॉइंट्स लेके आते हैं, लेकिन उनके वाक्य यानी कि जो फॉर्मेशन है सेंटेंस का वो खुद ही वो करते हैं। और एक सवा घंटा भाषण देना उस भयंकर गर्मी में आसान काम नहीं था। वहाँ मीडिया मौजूद था, वहाँ पे ANI था, एआंस था, ये 2 न्यूज़ एजेंसी मौजूद थी। इसके अलावा न्यूज़ 24, न्यूज़ नेशन, भास्कर और हम लोग मौजूद थे। तो हमारे पास भी पूरा आकाश जी का भाषण उपलब्ध था। वो सब हमारे चैनल पे रहा, आपने उसको देखा, फेसबुक पे लाखों लोगों ने उसको देखा। लेकिन कमाल की बात ये रही कि आकाश जी जो हैं वो पुराने तेवरों में नजर आए और उससे समझ में आ गया कि अगर इस तरह की जो डिमांड निकल के आई, जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे समझ में यह आया कि जनता आकाश जी को डिमांड कर रही है, और ज़्यादा डिमांड कर रही है। और सबसे अच्छी बात रही कि आकाश जी ने उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं की जो बहन जी को भी नागवार गुजरे। और जो सबका डर था, क्योंकि पहले जो हुआ है, जो पहले घटित हुआ है, सबको मालूम है, आकाश जी के ऊपर एक बार FIR भी हो चुकी है और फिर बहन जी का एक्शन भी हुआ था, और अभी हाल ही में अशोक सिद्धार्थ जी का भी निष्कासन हुआ है। तो इन सब मुद्दों के मद्देनज़र ये खतरा मंडरा रहा था कि कुछ भी ऐसी दिक्कत ना आ जाए उस भाषण में, या कोई भी चीज़ जिससे कोई भी ऐसी बात हो जो बसपा के समर्थकों को एक तरह से परेशान कर दे। हालांकि मैंने एक पोस्ट भी किया था, लेकिन वो एक हल्के अंदाज में, मजाकिया अंदाज में था। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला, और क्योंकि ये सब बहन जी के अप्रूवल से हुआ ये सारे मुद्दे, तो आगे चल के भी जब आकाश जी इस तरह के मुद्दे उठाएंगे, अब जेन जी के बाद जेन अल्फा का मुद्दा भी है, और बहन मायावती जी भी लगातार आजकल बहुत सक्रियता से ट्वीट कर रही हैं। जो लोग कहते हैं कि BSP BJP की B टीम और ये सब आरोप लगाते हैं कि बहन जी केवल विपक्ष पे हमलावर, बहन जी के लिए तो सपा भी विरोधी है, कांग्रेस भी विरोधी है बसपा के लिए, और BJP तो है ही। अभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर RSS मोहन भागवत को बहन जी ने बार बार निशाने पे लिया है, बार बार, एक बार नहीं 2 बार बल्कि उनको निशाने पे लिया है। और जेनजी के मुद्दे पे लगातार BSP की तरफ से ट्वीट आ रही हैं। अब 2027 का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब जब नवंबर आएगा
और सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म होगा, जब सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म होगा, ध्यान से सुनिए, उस वक्त बसपा के चारों ही सदनों में, उत्तर प्रदेश का अपर हाउस, लोअर हाउस और देश की संसद का भी अपर हाउस, लोअर हाउस, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में बसपा के पास कोई भी सदस्य मेंबरान नहीं होगा। तो यहां से बसपा की राजनीति करवट लेना शुरू करनी चाहिए। और जिस तरह का माहौल है, बसपा को 20% से ज्यादा वोटों की दरकार है, यानी कि बीएसपी का वोट लौटना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए। और ब्राह्मण समुदाय को साथ लेने का जो बसपा का प्रयास है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर अरविंद शर्मा के कार्यक्रम में बड़े संख्या में ब्राह्मण समुदाय मौजूद था, और वहां पे क्योंकि सादाबाद है और ये पूरा का पूरा इलाका जो है, हाथरस के कुछ इलाके, इनको जाट लैंड भी कहते हैं, तो ब्राह्मण समाज, जाट समाज और दलित समाज का साथ मिलता है। तो अरविंद शर्मा की जो जीत है इस बार हो सकती है, क्योंकि वहां आरएलडी का पिछली बार सिटिंग एमएलए है और आरएलडी इस बार एनडीए के साथ है, तो बदले हुए समीकरण सादाबाद में। बहरहाल, मैं अगर यूपी की पूरी प्रदेश स्तर की व्यापक राजनीति की बात करूं, तो अगर आकाश जी की अभी, क्योंकि चुनाव में कई महीने हैं, तो यानी कि आपके पास सैकड़ों सभाएं करने की संभावना है। और आकाश जी ने चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में बैक टू बैक सभाएं करी हैं, उन्होंने रोड शो करे, सभाएं करी हैं बैक टू बैक। तो अगर आकाश जी एक दिन एक सभा का एक वो ले लें, एक फॉर्मेट अख्तियार कर लें कि एक दिन एक सभा, हरियाणा में जो हुआ था वो तो बहुत ही ज़्यादा थकाऊ था, बहुत मुश्किल भी होता है, बड़ी टीम और बड़ा पैसा लग जाता है उसमें, क्योंकि आकाश जी ने रोड शो टाइप किया था उसमें, और एक दिन में कई कई सभाएं, यानी कि आसपास के कई प्रत्याशियों को टच करते हुए वो कई जगह पे उनका स्वागत समारोह। उसकी जगह एक दिन एक प्रत्याशी एक सभा, और बीएसपी को अपने प्रत्याशी भी जल्दी फाइंड आउट करने होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर के आखिर तक बसपा के पास 125 तक प्रत्याशी हो जाने चाहिए, 125 तक मजबूत प्रत्याशी हो जाने चाहिए। और आकाश जी की सभा के बाद आकाश जी की डिमांड निसंदेह बड़ी होगी, और इसको लेकर बीएसपी को थोड़ा सा लिबरल हो जाना चाहिए, बहन जी को अलाउ करना चाहिए कि आकाश जी की ज़्यादा सभा हो। जो अब खबर है हमारे पास वो ये कि 25 अगस्त को जेवर में जब सतवीर नागर के टिकट की घोषणा होगी, तब आकाश जी की अगली सभा होने वाली है। उससे पहले भी कुछ टिकट घोषणा कार्यक्रम है, लेकिन आकाश जी कम से कम हफ्ता दर हफ्ता तो सही, कम से कम विजिबल रहें, क्योंकि ये कोई T20 मैच नहीं है, अभी तो चुनाव दूर है, इसलिए ये टेस्ट मैच मानिए इसको, इसमें आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। और आकाश जी के पास वो क्षमता आ गई है, वो क्षमता उनके पास है, और उनकी जो छवि है वो बहुत ही पढ़े लिखे, सभ्य, शिक्षित, सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल लीडर की बनती जा रही है, जिसको सारे मुद्दों की समझ है। खास तौर से उनको इकोनॉमी और फाइनेंस की बहुत अच्छी समझ है, वो विदेश में पढ़ के भी आए हैं और मुद्दों को जानते हैं, और उनको बहुत ही, जैसे कहते हैं कि मीडिया फ्रेंडली अंदाज में, हमेशा कहता हूं कि मीडिया को मुद्दे चाहिए, मीडिया को चाहिए कि उसको टीआरपी मिले, और मीडिया जब टीआरपी दिखती है तो वो आपकी खबर चलाता है। और यही हुआ उस दिन भी कि ये अंकल वाली बात हो गई, ये गन्ने का रस वाली बात हो गई, या बहुत ही ब्लेटेंट अटैक जो किया बीजेपी के ऊपर, तो सारे ही विरोधी परेशान थे। प्रतिक्रिया किसी की नहीं आई। अखिलेश यादव ने भी बहुत ही बारीक सी प्रतिक्रिया दी है, मना कर दिया उन्होंने कहा कि इस पर बात करना बेकार है। और राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि प्रतिक्रिया अगर देंगे तो फिर एक्नॉलेज हो जाएगा कि हाँ उनको फर्क पड़ा, और अभी वो इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आकाश आनंद जी इस तरह की बड़े भाषण, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे दें, जिसकी परमिशन उनको नहीं है अभी तक, चाहे वो मीडिया बाइट्स में दे दें, जो भी मुश्किल है, तो मंच के कार्यक्रम जो हैं वो जल्दी जल्दी आकाश जी के होने चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि जो बीएसपी के समर्थक हैं उनकी भी यही मांग होगी। और ये जो गतिविधियां हैं, क्योंकि देखिए, जो काम आकाश आनंद जी ने एक दिन किया, वो काम राहुल गांधी रोजाना करते हैं, यानी कि रोजाना मीडिया में चर्चा में बने रहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल ये आकाश जी का जो आगाज था, इससे बीएसपी के समर्थकों को उम्मीदें जगी हैं, और बसपा को 20% पार का जो टारगेट लेना चाहिए, ताकि 100 सीटों तक वो जा सकें। और 100 जिताऊ सीट जो है बीएसपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारी एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, भारी एंटी इनकम्बेंसी, और मुस्लिम समुदाय को भी ये समझ में आ रहा है कि एक तरफा सपा को वोट देने के बाद भी बात नहीं बनती है। सपा जो है 111 की हद तक पहुंच पाई, उसके आगे नहीं। तो पूरी तरह से वोट पैटर्न को शिफ्ट करना पड़ेगा, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक वोटिंग करनी पड़ेगी अगर बीजेपी को हराना है। और बीजेपी की स्थिति बसपा कार्यकालों में क्या रहती है, जो लोग
कंफ्यूज हैं अभी भी, वो आंकड़े निकाल लीजिए। जब बहन जी की सरकारें चली, जब 7 से 12 की सरकार चली या बीएसपी सरकार में थी, उस दौरान जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब भाजपा के पास कितने सांसद थे, कितने आंकड़े थे। 2009 के चुनाव के आंकड़े निकालिए आप, 7 से 12 उस टाइम पे। और जब अखिलेश यादव 14 के चुनाव करवाते हैं, यानी कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री कार्यकाल में 14 के चुनाव होते हैं, तो सबसे पहले तो वो ध्रुवीकरण का बेस बना के देते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे करवा के देते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे उनके कार्यकाल में हुए, वो चाहते तो इसको रोक सकते थे लेकिन नहीं रोक पाए, क्योंकि भाजपा की जमीन भी तैयार होनी थी। और ये जो ध्रुवीकरण का जो अंदरूनी खेल है, इसकी शुरुआत तभी से होती है। कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा हाजिर होंगे, कल मंडे है, कल आपको सुबह से ही रिपोर्ट मिलेंगी और बहुत से अन्य विषयों पर भी बहुत से विश्लेषणात्मक आपको टिप्पणियां और रिपोर्ट हमारे चैनल पर मिलेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन दबाइए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, जुड़ जाइए।